नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर सुभाष यादव आपका अपने इस नए YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम इस चैनल पर जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आज जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके मद्देनज़र हम देखें तो चाहे वो कांस्टेबल से लेकर के आईएएस तक की परीक्षा हो, सर्वाधिक सवाल इस विषय से पूछे जाते हैं और बहुत ही रोचक विषय है। यदि हम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे तो तय मानिए मज़ा आने वाला है। और एक बार यदि आपने क्लास देखी तो ता ज़िंदगी आप उस चीज़ को भूलने नहीं हैं। चाहे आप छोटी परीक्षाओं से शुरू करके जैसे जैसे बड़ी एग्ज़ाम्स आप दोगे, एक बार का पढ़ा हुआ आपके बहुत काम आने वाला है। अतः मैं आपको इतना ही आसान्वित कर सकता हूँ कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। बस मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, अतः कान मेरी आवाज़ पे रहें और ध्यान आपका बोर्ड पे रहे। यदि ये दो चीज़ें हम कर लें, जिसको हम कहते हैं ऑडियो और विजुअल, यानी आपको दिख रहा है और आप सुन रहे हैं, और जितना आप पढ़ रहे हैं और ध्यान मग्न होकर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी कभी गलत होंगी ही नहीं और वो चीज़ हम अच्छे से याद भी करेंगे। अतः मित्रों, आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय संसद और राज्यसभा और लोकसभा की तुलना। ये पहला बिंदु मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये बिंदु ऐसा है कि हम स्कूल से इसको पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल टाइम से हम देख रहे हैं, 6वीं क्लास से सामाजिक विज्ञान की किताब में, 11वीं 12वीं में। लेकिन फिर जब इससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं तो पेपर सेटर जो है वो कई प्रकार का मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करता है और हमारा आते हुए सवाल गलत कराता है। आप जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा, जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आपको जितने सवाल आ रहे थे, आते हुए सवालों में से कम आपका 7 से लेकर 10 सवाल तक गलत हुए होंगे। अतः वो आते हुए सवाल हमारे गलत नहीं हों, वो कैसे हमें ध्यान रखना है, तो जैसे जैसे हम क्लासेज लेंगे आपको ये पता लगेगा कि हमारा आता हुआ सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वो हमारा जो है वो तो हमारा होना ही चाहिए। तो हम पहला बिंदु शुरू करने जा रहे हैं। व्यवस्थापिका संघीय संसद आर्टिकल 79 और इस संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, जो आर्टिकल 81 में है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है और राज्यसभा ये आपके आर्टिकल 80 में है। अतः हम पहला बिंदु शासन के 3 अंग होते हैं, ये आप सब जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और उसमें से पहला बिंदु यानी व्यवस्थापिका, जो विधायन का कार्य करती है, लेजिस्लेशन का कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। जो एग्जीक्यूट करती है,
जो उस कानून को, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है कार्यपालिका, और जो न्याय का काम करेगी वो न्यायपालिका। ये हम सब जानते हैं कि शासन के ये 3 अंग हैं, जिसमें से हम पहला अंग ले रहे हैं कौन सा, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका का भारत में क्या नाम है, भारतीय संघीय संसद। और इस संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 79। और कितने अंग हैं इसके, 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो मित्रों, पहला ही सवाल तो आपसे ये पूछ लेता है कि भारत की व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो कुछ बच्चे देखते रह जाते हैं कि भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या होगा। तो संसद है। कहाँ से लिया, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से ली, हम सब जानते हैं। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का क्या नाम है, पार्लियामेंट। और भारत में इसका क्या नाम है, यूनियन पार्लियामेंट, संघीय संसद। क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, इसलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में यूनियन पार्लियामेंट और हिंदी में संघीय संसद। और इसके कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। सामान्य सी जानकारी। अब हम इस लोकसभा को और किन किन नामों से जानते हैं, देखिए इसके उपनाम और क्या क्या हैं। तो लोकसभा को हम प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, इसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, इसको हम अस्थायी सदन के नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लिश में हम कहें इसको तो कहेंगे हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अतः हमारा पहला अंग जैसे लोकसभा है, तो इस लोकसभा को हम और किन किन नामों से जानते हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ पीपल। यदि हमें पूछे कि बताइए इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है, कि लोकसभा पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो लोकसभा पहले 1919 के एक्ट के अंतर्गत 1921 से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता था इसका। हम जब संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 जब हम पढ़ते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, केंद्र में की गई थी। अतः उन 2 सदनों में जो प्रथम सदन, निम्न सदन था, वो था केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा सदन जो राज्यसभा था वो था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। अतः इसका पूर्ववर्ती नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ध्यान दीजिए, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, चाहे अच्छे से अच्छे किताबें हम पढ़ लीजिए, इंग्लिश में ही नाम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि 1919 के अधिनियम के उस समय अंग्रेज यहाँ थे, अतः सदनों के नाम भी इंग्लिश में थे। लेकिन अब तो कोई हिंदी करके दे सकता है आपको और कह सकता है कि केंद्रीय विधान सभा। अतः सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ना देके हिंदी में इसका नाम दे सकता है क्या, कि केंद्रीय विधान सभा। जिस तरह से लोकसभा के ये उपनाम और पूर्ववर्ती नाम है, सेम राज्यसभा के भी इधर उपनाम हैं। यदि राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा, जैसे लोकसभा यदि प्रथम सदन है तो राज्यसभा द्वितीय सदन है। ये यदि निम्न सदन है तो ये उच्च सदन है। वो अस्थायी है तो राज्यसभा स्थायी सदन है, और वो लोकप्रिय है तो ये गौण सदन है।
और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में इसका जो नाम था वो भी क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन हिंदी नाम में अंतर था, राज्य परिषद। ध्यान रखना, उस समय इस राज्यसभा का नाम हिंदी में राज्य परिषद, अब वर्तमान में ये है राज्यसभा। उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट था, आज भी काउंसिल ऑफ स्टेट है। इंग्लिश में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हिंदी में वर्तमान में राज्यसभा है, ये पहले क्या थी, राज्य परिषद है। तो हमने जाना कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, और इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, लोकसभा प्रथम, राज्यसभा द्वितीय, ये निम्न, राज्यसभा उच्च, लोकसभा अस्थायी तो राज्यसभा स्थायी। लोकसभा लोकप्रिय क्योंकि हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और जनता यहाँ डायरेक्ट भाग लेती है, अतः ये जनता के संदर्भ में क्या है, ये लोकप्रिय है। और राज्यसभा गौण क्यों, क्योंकि राज्यसभा में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, सीधा चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इस वजह से हम उसको गौण सदन कह रहे हैं। ये हाउस ऑफ पीपल है और ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। पहले इसका नाम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 से लोकसभा का पूर्ववर्ती नाम जो था वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा, और राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। ठीक है मित्रों, अब हम जो टॉपिक हमारा है कि हम किसकी तुलना कर रहे हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। और पहला बिंदु हम तुलना का लें कि चुनाव और निर्वाचन पद्धति। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन सी निर्वाचन पद्धतियों का प्रयोग हम लोकसभा में करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लोकसभा में चुनाव प्रत्यक्ष होता है। कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रत्यक्ष को प्रोक्स कहते हैं कि अप्रोक्स कहते हैं, तो तय मानिए, सोच लिया होगा आपने, क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष को प्रोक्स या अप्रोक्स। ज़्यादातर विद्यार्थी प्रत्यक्ष को प्रोक्स समझ बैठते हैं, जबकि होता है उल्टा। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिए। ये सबसे आसान सा एक सवाल है जो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब हमें वो ये देता है कि लोकसभा का चुनाव प्रोक्स तय होता है, तो वो कथन गलत है। लोकसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रोक्स तय होता है। अब इन दोनों का अर्थ जानिए। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने है, और अप्रोक्स का मतलब जो आँखों से दूर नहीं है। प्रोक्स का मतलब आँखों से दूर हो, तो अप्रोक्स का मतलब जो आँखों से दूर नहीं है। अतः मैं ये कहूँ कि आप मेरी आँखों के सामने हैं या आप मेरी आँखों से दूर नहीं हैं, बात एक ही है। अतः प्रत्यक्ष होगा और अप्रोक्ष। राज्यसभा में चुनाव जो है वो होगा अप्रत्यक्ष। राज्यसभा में जो चुनाव होगा वो होगा अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष को हम कहेंगे क्या, परोक्ष। अब हम इसकी निर्वाचन पद्धति देखते हैं कि कौन कौन सी निर्वाचन पद्धतियों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। पहली, संयुक्त निर्वाचन पद्धति। लोकसभा में अपनाई जाने वाली
निर्वाचन पद्धति। पहली निर्वाचन पद्धति संयुक्त निर्वाचन पद्धति। तो संयुक्त निर्वाचन पद्धति से आप क्या समझते हो? संयुक्त निर्वाचन पद्धति का मतलब है लोकसभा की एक सीट पर अनेक लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो कि लोकसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं, अर्थात किसी डिसक्वालिफिकेशन से वो व्यक्ति ग्रसित ना है और लोकसभा का वो चुनाव लड़ सकता है। तो वो व्यक्ति लोकसभा का एक सीट पर कई लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीतता कोई एक है। अतः संयुक्त रूप से आप एक सीट पे कई लोग चुनाव लड़ सकते हो, जीतना किसी एक का तय है। इसको हम कहेंगे संयुक्त निर्वाचन पद्धति। या दूसरी वयस्क मताधिकार पद्धति। जहां भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, पंच सरपंच से लेकर के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक लोकसभा, वहां वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाई जाती है। इसका मतलब है जो व्यक्ति 18 साल का हो गया और जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, वो अपने मत का प्रयोग कर और अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? वयस्क मताधिकार पद्धति। तीसरी पद्धति बहुमत या बहुलमत पद्धति। बहुमत या बहुल मत पद्धति। यहाँ ध्यान रखिए मित्रों, ये नाम गलत है इसका। बहुत सी किताबों में बहुमत शब्द लिखा हुआ है, बहुमत नहीं होता है। इसको फिर भी हम मान्य कर लेते हैं कि बहुल मत। मैंने अमूमन आज तक विद्यार्थी को यही बताया है कि दोनों ही नामों में दिक्कत है, फिर भी इसको हम कंसिडर कर लेते हैं हिंदी में। वास्तव में इस पद्धति का नाम हिंदी में है ही नहीं। इस पद्धति का नाम किस में है? इस पद्धति का नाम मूल रूप से आपका लैटिन भाषा में है। और लैटिन भाषा में क्या है नाम? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये नाम इसका किस भाषा में है? लैटिन भाषा में इसका नाम है। अतः सेंट्रल जो जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उसमें वो हिंदी नाम देता ही नहीं है, वो इंग्लिश का ही हिंदी करके दे देता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अतः सबसे महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? ये देखिए, बहुमत हम क्यों गलत कह रहे हैं? बहुमत का मतलब आप सब जानते हैं कि 100 वोट हो और 2 जने चुनाव लड़ रहे हो तो कितने जीतने के लिए चाहिए? 100/2 + 1 नहीं, 51 मत नहीं चाहिए यहाँ लोकसभा में। और बहुल मत का मतलब सर्वाधिक मत जो प्राप्त करता है। अतः इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इसका मतलब है अग्रता ही विजेता। क्या कहेंगे हम इसको? अग्रता ही विजेता, या हम कहेंगे इसको फर्स्ट कम फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ और पहले पाओ। आप अब इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को समझिए। लोकसभा की एक सीट है, कुल मतों की संख्या 100 है और 10 जने उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वाधिक किसी ने मान लीजिए 13 मत प्राप्त किए और निकटतम प्रतिद्वंदी ने 12 मत प्राप्त किए, तो 13 वाला निर्वाचित हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अग्रता ही विजेता, उन 10 में सर्वाधिक मत जिसने प्राप्त किए हैं वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निर्वाचित हो जाएगा, न कि बहुमत के आधार पर 51 लेने वाला। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हाँ, बहुल मत का भी एक अर्थ यही है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करता व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाएगा। अतः फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होगा कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स में जो व्यक्ति सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही उसने निकटतम प्रतिद्वंदी से एक ही मत ज़्यादा क्यों ना प्राप्त किया हो, वो निर्वाचित हो जाएगा। इस
सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और चौथी मत पद्धति जो है वो अपनाई जाती है इसमें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 28 राज्य हैं हमारे, और इन 28 राज्यों और 8 संशासित क्षेत्रों को इनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे राजस्थान से 25 हैं, उत्तर प्रदेश से 80 हैं, ठीक है, दिल्ली से 7 हैं, हरियाणा से 10 हैं। तो ये जनसंख्या के आधार पर है, अर्थात सभी प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरीज को लोकसभा में क्या देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं। अतः इन चारों पद्धतियों का संबंध किससे है, लोकसभा से है। यदि हम राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में निर्वाचन पद्धति जो है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हम दूसरा नाम इसका हम जानते हैं इसे हेयर पद्धति के नाम से। किस नाम से, हेयर पद्धति। क्योंकि इसका प्रतिपादक कौन है, इसका प्रतिपादक है टॉमस हेयर, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेयर पद्धति भी कहते हैं। और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि कैसी पद्धति है, ये मुख्य पद्धति है। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय वरीयता मत पद्धति, ये उपपद्धति है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की ये क्या है, उपपद्धति है। अतः राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष होगा यानी परोक्ष होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मुख्य पद्धति है जो अपनाई जाती है। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा नाम हेयर पद्धति है, क्योंकि हेयर पद्धति हम इसको क्यों कह रहे हैं, टॉमस हेयर इसका प्रतिपादक है। और इसकी उपपद्धति एकल संक्रमणीय वरीयता मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रायोरिटी वोट सिस्टम, ये हम राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, विधान परिषद में, जहाँ जहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ हम इस मत पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो चारों पांचों जगह ये एक ही पद्धति है, अर्थात वह मत पद्धति जिसमें एक न्यूनतम कोटे की आवश्यकता पड़ेगी, और वो न्यूनतम कोटा यदि प्राप्त नहीं किया तो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी के आधार पर, 2 नंबर की प्रायोरिटी के आधार पर मतों का हस्तांतरण होता है। इसीलिए हम एक सदस्य से दूसरे सदस्य को वरीयता के आधार पर मतों का स्थानांतरण जिस पद्धति में होता है उसको हम सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रायोरिटी वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय वरीयता मत पद्धति कहते हैं, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की क्या है, उपपद्धति है। अतः राज्यसभा में इस पद्धति के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। दूसरा बिंदु हम लें प्रत्याशी की आयु। लोकसभा और राज्यसभा, आप सब जानते हैं लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। कोई ज़्यादा सा पढ़ाने जैसी व्यवस्था नहीं है कि साहब 25 साल का है, राज्यसभा में 30 वर्ष है। लेकिन आप जब परीक्षा कक्ष में होते हैं तो वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जो 35 वर्ष है वो यहाँ क्रॉस करती है।
क्योंकि उस समय बच्चा घबराया हुआ होता है। वो 35 वहाँ रिप्लेस हो सकती है राज्यसभा में, यहाँ बदलाव आप नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि भाई आप इस का क्या आंसर देंगे। और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। अमूमन बच्चे तत्काल प्रभाव से आंसर देंगे सर 25 साल है। लेकिन आप संविधान पढ़िए, क्या इस रूप में है क्या कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल हो। सीधा प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख है क्या? सीधा उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं किस सदन से बन सकता है भाई, लोकसभा या राज्यसभा। चाहे तो आप लोकसभा से बन के आ जाइए, चाहे आप राज्यसभा से। लोकसभा से यदि आप बनते हैं तो आप 25 वर्ष के हों, और यदि राज्यसभा से आप बनते हैं तो कितने साल के हों, 30, जो हमने लिख रखा है। अतः ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का यदि सवाल आए तो आपका आंसर होगा संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे नहीं है, 25 और 30 तो है। तो ये 25 और 30 बतौर लोकसभा, बतौर राज्यसभा सदस्य है। सीधा कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि प्रधानमंत्री बनने की ये न्यूनतम आयु है। प्रधानमंत्री बिना किसी सदन की सदस्यता के भी बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के भीतर भीतर वो या तो लोकसभा का सदस्य बन के आ जाए या राज्यसभा का सदस्य बन करके आ जाए। यदि वो लोकसभा से आता है तो 25 का हो, और यदि वो राज्यसभा से आता है तो 30 का हो। तीसरा बिंदु, मतदान। तुलना का तीसरा बिंदु, लोकसभा में मतदान आप सब जानते हैं कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। यहाँ मतदान कैसा होना है, गुप्त। और राज्यसभा में कैसा होना है, खुला। जो भी मतदाता लोकसभा का वोट डालने जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी एक कोने में एक गत्ते से ढकी हुई होगी, ताकि हमारी जो गोपनीयता है वो भंग नहीं हो सके। इसलिए लोकसभा में मतदान कैसा होगा, गुप्त। लेकिन राज्यसभा में गोपनीय जैसी स्थिति होगी नहीं, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य है, या हरियाणा राज्य है, या उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की स्थिति हम सब जानते हैं कि किस पार्टी को कितने सदस्यों प्राप्त हैं, और वो ही सदस्य अपनी अपनी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को वोटिंग करेंगे। अतः वहाँ गुप्त रखने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए वोटिंग क्या है, खुला है। लेकिन आप चाहे जिसको मत नहीं दिखा सकते हैं, वो निर्वाचन आयोग जिसको अथॉराइज्ड करेगा उसी को आप मत दिखा सकते हैं। यदि चाहे जिसको मत दिखा दिया तो मत खारिज हो जाएगा। अहमद पटेल, गुजरात, उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट बिंदु नंबर 4, मतदाता की आयु। लोकसभा और राज्यसभा हम तुलना कर रहे हैं। अठारह वर्ष मतदाता की आयु आप सब जानते हैं 18 वर्ष है। कब की गई, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। कौन थे प्रधानमंत्री यहाँ, राजीव गांधी थे। अब आपसे पूछे कि इस 61वें संविधान संशोधन का किससे संबंध है, तो मतदाता की आयु, किसकी आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई।
अब आपसे पूछे कि ये किस समिति की सिफारिश पे किया गया, तो ये ताराकुंडे समिति की सिफारिश पे किया गया। ताराकुंडे समिति 1974 किया गया किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, युवा प्रधानमंत्री थे, तो उनको लगा कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, तो मतदाता की आयु को 21 से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अब यदि आपसे ये सवाल पूछता है कि आपको मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 हम सबको, जो व्यक्ति 18 साल का हो गया और जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, मत देने का अधिकार देता है। फिर आपसे सवाल पूछता है कि बताइए सवाल पूछता है कि बताइए मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? और ऑप्शन आपके दे देता है वो इस तरह से, ए नैतिक, बी सामाजिक, सी वैधानिक और डी राजनीतिक। ध्यानपूर्वक देखना, कैसे एक छोटा सा आता हुआ सवाल गलत होता है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? सोच लीजिए, 4 ऑप्शंस में से आपके सामने है, नैतिक है, सामाजिक है, वैधानिक है या राजनीतिक है। अतः अमूमन विद्यार्थी यहाँ घूमता रहता है और वास्तव में इसका आंसर क्या आएगा? राजनीतिक है। क्योंकि हम इस मत के अधिकार के माध्यम से कहाँ भाग ले रहे हैं? राजनीति में। और राजनीति में हम भाग ले रहे हैं, तो ये मत का अधिकार कैसा अधिकार हुआ? हमारा राजनीतिक अधिकार हुआ। लेकिन अगली बार उसने सवाल पूछा तो यहाँ इस राजनीतिक की जगह उसने कर दिया कि संवैधानिक। अगली बार उसने ऑप्शन देगा तो वो राजनीतिक हटा लिया और उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल या वैधानिक या संवैधानिक। तो वैधानिक नहीं, अब आंसर क्या आएगा आपका? संवैधानिक। और कई बार राजनीतिक अलग दे देता है, संवैधानिक अलग दे देता है और फिर आगे देगा राजनीतिक और संवैधानिक। अतः ये मत देने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? पॉलिटिकल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है। कानून तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, अतः संविधान तो एक है और संविधान में जो चीज़ लिखी हुई है वो अधिकार कैसा है? हमारा संवैधानिक, न कि वैधानिक, विधिक, न कि अन्य कानूनी। ये वैधानिक, विधिक, कानूनी ये एक तरह से टर्मिनोलॉजी है, और संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अर्थात जो संविधान में नहीं हो। नेक्स्ट बिंदु ले, तुलना का अगला बिंदु 5वां कार्यकाल। और कार्यकाल मैं पूरे ही बोर्ड पे पहले आपको लोकसभा का पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरे ही बोर्ड पे का मतलब इतना बड़ा कार्यकाल है क्या इसका कि पूरे बोर्ड पे आएगा? हाँ, सोचिए अब लोकसभा का कार्यकाल क्या है? आपका तो आंसर आ चुका है, दिमाग में कब का इनपुट आ चुका आपके। और वो इनपुट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ
आपके ब्रेन को रीड कर लिया है मैंने, वो 5 साल आया है, लेकिन कुछ बच्चों के दूसरा भी आया है। अतः ध्यान रखना, जो इनपुट हमारे स्कूल टाइम से डला हुआ है, लोकसभा बराबर 5 और राज्यसभा बराबर 6, वो यहाँ नहीं आना है। अतः इस लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित या लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष। तो हम पहला उत्तर हम देंगे जब कभी भी ऑप्शन में देखेंगे तो अनिश्चित देखना, और उसके बाद साधारणतया 5 वर्ष। 5 से यह लोकसभा पहले भी भंग हो सकती है, 5 से पहले भी भंग, और पहले भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। और यही लोकसभा 5 के बाद, इसके बाद भी इसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, और वृद्धि कौन करेगा? संसद। पेपर सेटर से लिंग वचन काल का यहाँ पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा सा उम्मीद मत करना। करेगी वहाँ करेगा दे देगा, और करेगा वहाँ करेगी दे देगा। ठीक है, तो लगभग 5 वर्ष, यानी इससे पहले भी भंग हो सकती है और इसके बाद भी इसकी वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण, 6ठी लोकसभा कब बनी? 77 में। कब गई? भंग कब हो गई? 79। प्रधानमंत्री 2 बनते हैं, एक मोरारजी देसाई और दूसरे बनते हैं चौधरी चरण सिंह। 2 प्रधानमंत्री और कार्यकाल 2 साल। अगली लोकसभा 9वीं लोकसभा बनी कब? 1989 और 91। प्रधानमंत्री फिर 2 बने, एक वीपी सिंह और दूसरे चंद्रशेखर। तीसरी लोकसभा 11वीं लोकसभा 1996 से और 98। प्रधानमंत्री 3 बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरे I.K. गुजराल। 3 प्रधानमंत्री, लोकसभा 1, कार्यकाल 2 साल। और लास्ट 12वीं लोकसभा 1998 से 99। प्रधानमंत्री वापस बनते हैं वाजपेयी, और कार्यकाल लगभग रहा 13 महीने। तो अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि पहली लोकसभा, प्रथम लोकसभा जो नियत समय से पूर्व भंग की गई, कौन सी लोकसभा थी? 6ठी। और लास्ट लोकसभा, ये यहाँ सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए न्यूनतम कार्यकाल वाली लोकसभा कौन सी है? तो न्यूनतम कार्यकाल वाली लोकसभा 12वीं लोकसभा है, 13 महीने। तो ध्यान दीजिए, 5 से पहले भी, और ये पहले के उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, और 5 के बाद भी। तो 5 से पहले लोकसभा भंग हो रही है,
जिसके ये 4 उदाहरण हैं हमारे पास जो समय से पहले भंग हुई हैं, और उनमें सबसे न्यूनतम कार्यकाल है 13 महीने। अतः हम वो आंसर नहीं कह सकते कि साहब 5 साल लोकसभा कार्यकाल होता है, नहीं, लगभग 5 वर्ष तय हुआ है, लेकिन ये इस 5 से पहले भी भंग हुई है और इसके बाद भी वृद्धि की जा सकती है। अब हम आते हैं कि 5 के ऊपर भी जा सकती है क्या? यस। कब वृद्धि की जाएगी? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जारी हो, लोकसभा का चुनाव नहीं होगा और वही लोकसभा एक्सटेंड होती रहेगी, तब लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि संसद कर सकेगी। कितनी अवधि के लिए? एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। कहाँ तक जा सकते हो? अनिश्चित काल। इसका मतलब हुआ हर एक साल, एक एक साल के अनुमोदन से आप अनिश्चित काल तक जा सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर कोई ऐसी लोकसभा जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो वो 5वीं लोकसभा है। कब बनी थी ये 5वीं लोकसभा? 71 में। ये भंग हो जानी चाहिए थी कहाँ? 76 में। लेकिन कार्यकाल बढ़ के कहाँ तक गया इसका? 21 मार्च 1977 तक। इस 5वीं लोकसभा के समय एक नहीं 2 आपातकाल लगे हुए थे, एक पाकिस्तान के आक्रमण करने पर और एक आंतरिक अशांति के आधार पर। इसलिए इस लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन फिर समय से पहले बढ़ाए हुए को और आपातकाल हट गया तो 6 महीने में चुनाव हो गए। इस तरह से तो हमने जाना कि लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित क्यों है, क्योंकि ये सदन ही अस्थायी है। हम इस सदन का नाम क्या कह रहे हैं कि ये सदन अस्थायी सदन है। तो अस्थायी क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि निश्चितता नहीं है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत रहने तक वो प्रधानमंत्री पद पे रहेगा, दूसरे को मौका मिलेगा, तीसरे को मौका मिलेगा। अब कोई प्रधानमंत्री बनने की संभावना ही नहीं है। इसका मतलब है लास्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिकमेंड दे देगा और राष्ट्रपति क्या कर देगा? उस लोकसभा को भंग और नई लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। और यदि आपातकाल लगा हुआ है तो देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय कोई चुनाव होगा नहीं, वही लोकसभा आगे काम करती रहेगी। अमूमन मैंने पिछले 20 साल से ये सवाल बच्चों से पूछा है कि बताइए लोकसभा का क्या कार्यकाल है, और बच्चे सीधा 5 साल उत्तर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 6वीं 7वीं 8वीं से ही अनिश्चित सीख करके आए, और ऐसा हो सकता है नई पीढ़ी जो पढ़ करके और व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता ये बन रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सब, तो कोई ना कोई तो कंसिडर करेगा और पढ़ाएगा बच्चे को कि साहब इसका कार्यकाल। सीधा मत याद कराइए उसको कि 5 साल है, नहीं, उसको कहिए कि बेटा 5 साल तय तो हुआ है, लेकिन ये 5 से पहले भी भंग है, 5 के बाद भी बढ़ सकती है। और परीक्षा कक्ष में भी यही स्थिति होती है हमारी। सर्वाधिक आसान सवाल हमें धोखा देता है, हार्ड सवाल तो हमें 4 बार रोकता है, रुक, दोबारा पढ़, 4 बार ऑप्शन पढ़। और यदि हम लग रहे हैं पढ़ा हुआ है और वो करेंगे भी हार्ड सवाल तो हमारा सही हो सकता है, सही होगा। लेकिन आता हुआ सवाल हम सिर्फ 10 सेकंड देखते हैं और उसके बाद तत्काल प्रभाव से आंसर दे के भग गए। वो तो परीक्षा कक्ष से बाहर जब जाते हैं तब कोई हमारा साथी कहता है कि आप यहाँ कार्यकाल भाई गलत करिए है, 5 नहीं, यहाँ कार्यकाल क्या होगा? अनिश्चित होगा। और हमें ये तक नहीं पता होता कि अनिश्चित ऑप्शन में भी था क्या। क्यों? पहला ही ऑप्शन हमारे 5 था और हम टिक करके आ गए। अतः आता हुआ हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं राज्यसभा के कार्यकाल की। कार्यकाल राज्यसभा तो आ गया होगा दिमाग में, या मैं बता चुका हूं कि 6 नहीं है। अतः राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये कभी भी
भंग नहीं होने वाला सदन है। अर्थात मैं कहूँ कि इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल समाप्ति का विषय नहीं है। इसका कार्यकाल समाप्ति का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपने एक कार्यकाल से निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इस वजह से कार्यकाल इसका क्या है? ये सदन ही स्थायी है, ये कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन है। और इसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल में कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। जब पेपर बनाता है पेपर सेटर, तो क्या करेगा? प्रति 2 वर्ष बाद 2/3, प्रति 1 वर्ष में 1/3, प्रति वर्ष 1/3, प्रति 2 वर्ष 1/3। तो हमें ध्यान रखना, वर्ष 2 और सदस्य कितने चले जाएंगे? 1/3। यदि मैं यहाँ 3 सवाल आपसे पूछता हूँ, और वो सवाल हैं ये कि बताइए राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो आप कर देंगे अब राज्यसभा का कार्यकाल, ये हम पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो यहाँ 6 वर्ष आएगा। और सवाल कि राज्यसभा चेयरमैन का कार्यकाल क्या है? तो ध्यान रहे 5 वर्ष। लेकिन हर जगह पेपर सेटर आपको क्या दिखाता है आपकी आंखों को? राज्यसभा। और पुराना राज्यसभा के बारे में हमारे जो ठोस इनपुट है वो क्या डला हुआ है? 6। अतः ये 6 हर जगह नहीं लगाना है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आपका आंसर होगा स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता, कार्यकाल समाप्ति का विषय नहीं है। लेकिन यदि सदस्य का पूछे, यस, इसका एक कार्यकाल 6 साल का है। राज्यसभा चेयरमैन, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए आते हैं। अतः मित्रों, आज हमने पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ये पूर्ण रूप से यकीन दिलाता हूँ कि किस तरह से सवाल आएंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और हमें वो कन्फ्यूज़न कैसे तोड़ना है, और हमारा आता हुआ सवाल कैसे गलत हो जाता है, वो भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। अतः आप जुड़ते रहिए और अन्य अपने सभी साथियों को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। और उन बच्चों तक जो गांव ढाणी में दूर दराज के बच्चे हैं, जिनके पास शायद नेट की भी उपलब्धता नहीं है, तो उनका ज़रूर सहयोग करें, उनको ये क्लास ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद मित्रों।